Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 3rd, chapter 6, India, State and Union Territories. And today we have topics to discuss: central government and state government from the page number 38 to 39. आज जो हमारा वीडियो है वो क्लास 3rd के लिए चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है इंडिया, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। हम भारत और उसके राज्य और उसके केंद्र प्रशासित राज्यों के बारे में बात करेंगे। और जो आज हमारा पेज नंबर है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो 38 से 39 तक है। प्लीज लुक एट द पेज नंबर 38, सेंट्रल गवर्नमेंट। In this topic, we are going to discuss about the topic central government. The government of India, also known as the Union government or the central government, was established by the constitutions of India, and it is the governing authority of the Union of 28 states and 8 union territories, collectively called the Republic of India. New Delhi is the capital of India. अब हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? जो हमारे भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है, जो हमारे भारतीय कानून के जरिए स्टैब्लिश की गई, उसको अथॉरिटी दी गई। जब स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, लेकिन अब रिसेंटली भारत में कितनी स्टेट हैं? 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज है। अब ये स्टेट चेंजेस कैसे हुई मैं इस वीडियो के प्रीवियस वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपको उसके बारे में जानना है कि स्टेट 28 और यूनियन टेरिटरीज 8 कैसे हुई, तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा रासा इंटरनेशनल स्कूल चैप्टर 6 क्लास 3rd सोशल साइंस। तो आपके सामने वो प्रीवियस वीडियो सामने आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि भारत की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। और इसमें कितनी स्टेट हैं? 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज। और इसको रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, मतलब गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, मतलब जहां पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया का मतलब होता है जहां पर एक आम आदमी जो पूरे कंट्री का हेड, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, एक आम आदमी अपने वोट डालकर चुने, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। और जो हमारे भारत की जो कैपिटल है वो क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। नाउ the central government look after the welfare of fulfill the needs of the people of whole country. The president, vice president and the prime minister occupy the highest post in the central government. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। अब केंद्र कहां से चलता है? दिल्ली से। अब वहां जो एक सबसे बड़े, जो हमारे कंट्री का एक सबसे मेन हेड होते हैं, जो पूरी पावरफुल, जो एक सबसे एक जो पोस्ट होती है वो होती है प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट। जैसे आपको पता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिस्टर रामनाथ कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं, फिर उससे पावर को थोड़ा सा और शेयर किया जाता है, तो ये होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मिस्टर वेंकैया नायडू इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं मेन हेड जो होता है कंट्री का, जो पूरी कंट्री को गवर्न करता है और जो आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये है मिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर। नाउ द रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए, अब इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली से चलती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी पोस्ट किसकी होती है? सबसे बड़ी पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट अपनी पावर को शेयर करता है वाइस प्रेसिडेंट में, और वाइस प्रेसिडेंट अपनी पावर को शेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर में। दे आर हेल्ड बाय द वेरियस अदर मिनिस्टर एंड द मेन ऑफिस ऑफ दिस गवर्नमेंट आर कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये आम आदमी से चुने हुए लोग होते हैं। मतलब यहां पर जो हेड ऑफ द कंट्री है सिलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। यहां पर जो हेड ऑफ द कंट्री, मतलब जो एक मेन हेड है, वो सारी पावर किस में दी गई? प्राइम मिनिस्टर में। प्रेसिडेंट की पावर बड़ी है, लेकिन प्रेसिडेंट को एक एडवाइजर चाहिए, जिस एडवाइजर जो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करेगा। तो हम बात कर सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है और वो सारे डिसीजन खुद लेते हैं, तो वो किसको सलाह मशवरा करते हैं, किसको एडवाइस देते हैं? वो एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। वो प्रेसिडेंट को कोई भी काम करने से पहले एक सलाह देते हैं कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, तब प्रेसिडेंट उनको आगे के लिए एग्री होते हैं और उनको ग्रीन चिट देते हैं, तब प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंट की इजाजत से उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पावर शेयर करती है। सबसे बड़ी पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, लेकिन प्रेसिडेंट पूरी कंट्री को एक साथ नहीं चला सकता, इसलिए फिर पावर शेयर होती है वाइस प्रेसिडेंट के साथ। फिर उसके बाद आता है मेन हेड ऑफ द कंट्री, मतलब
प्राइम मिनिस्टर, जो कि आम आदमी के लिए होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है इंडिया में, आम आदमी चुनता है, हम लोग वोट डालते हैं तब हम अपना प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर किसके लिए काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉमन पीपल। तो ये कुछ अपने सलाह मशवरा, कुछ एडवाइस किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को, उसके जरिए काम होता है। तो प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं, वर्क एज अ एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट। The member of the parliament are elected by the people and the parliament leads the policies, make laws of welfare to whole country। अब जो मेंबर ऑफ, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो पूरी पार्लियामेंट संभालते हैं, वहां से जो भी वो ऑर्डर बनाते हैं, जो भी पॉलिसी बनाते हैं, वो सब किसके लिए होता है, आम लोगों की भलाई के लिए होता है। अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। ईच एंड एवरी स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द पीपल ऑफ स्टेट। द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। Other minister assist office the state government are the located in the capital of state। अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, मतलब राज्य सरकार। अभी हमने बात की थी सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, अब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार। जैसा हमें पता है कि हर पूरे इंडिया में बहुत अलग अलग स्टेट है, मैंने बताया था ना 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। अब क्या होता है, उन 28 राज्यों के अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं जो कि अपने राज्य के अंदर राज करते हैं, जो भी उनकी जो लोग होते हैं, जो भी उनकी डिमांड होती है, वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं। तो हम बात करते हैं जैसे हमारे स्टेट यूपी, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। तो देखिए, द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर आर द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट। अदर मिनिस्टर असिस्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ स्टेट। Each state and union territories is further divided into district and administrative purpose. The district magistrate look after the needs and the problem of district। अब क्या होता है, पूरी स्टेट के जो मेन हेड होते हैं, द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, और इस वक्त यूपी की जो गवर्नर है वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब हम बात करते हैं उसके बाद, ये भी सेम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह होता है। अब जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर के एडवाइजर के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि अब स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर चुना जाता है वो चुना जाता है बाय द कॉमन पीपल। जब कॉमन पीपल वोट डालते हैं तो क्या होता है, चीफ मिनिस्टर चुन लिया जाता है। लेकिन जो हेड होता है, मेन हेड होता है, वो गवर्नर होता है। पर गवर्नर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, उनको एक सलाहकार, एक एडवाइजर की जरूरत होती है जो कि चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करते हैं। वो चीफ मिनिस्टर अपनी सलाह उनको देते हैं गवर्नर को, तब वो काम होता है। तो स्टेट के अंदर दो एक बड़ी पोस्ट होती है, गवर्नर जैसे कि आनंदीबेन पटेल, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होता है, हर एक शहर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने के लिए एक डीएम की जरूरत होती है। स्टेट को चलाने के लिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की जरूरत होती है, और एक स्टेट और एक शहर को या किसी डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए डीएम की जरूरत होती है, जो डीएम चलाता है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट आर सब डिवाइडेड इनटू तहसील, talukas which are further subdivided into firqas. Firqas are subdivided into revenue village and revenue village are subdivided into village। अब जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट को रन करने के लिए तहसील तालुकास की जरूरत पड़ती है, फिर उसके बाद फिरका होते हैं, फिर मतलब जो गांव होते हैं, फिर मतलब विलेज से फिर वो छोटे छोटे गांव में बढ़ते चले जाते हैं। मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आसपास के गांव को भी इंक्लूड किया जाता है। द यूनियन टेरिटरीज आर द सिमिलरी। Children, look at the political map of India. You will see that there are various states in India whose boundary touch the sea coast. There are some states whose boundary touch the boundaries of other countries. So, अब हमें किसको देखना है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को देखना है। ठीक है, इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखना है। अब देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कुछ स्टेट कहाँ होती है जो सी कोस्ट को टच करती है। जैसे ये बहुत सारी स्टेट आप ये देख सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। फिर इधर से तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है ना, फिर ये उड़ीसा है ना, फिर ये वेस्ट बंगाल है ना। तो ये जो स्टेट हैं ये कोस्ट के पास है, यानी समुद्र के किनारे हैं। तो कुछ स्टेट ऐसी होती है जो कि समुद्र के एरिया के पास होती हैं, है ना, और देयर आर सम स्टेट हुज बाउंड्री टच द बाउंड्रीज ऑफ अदर कंट्री। और यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट भी हैं जो दूसरी स्टेट की बाउंड्री को टच करती है, दूसरी कंट्रीज की बाउंड्री को टच करती है। तो देखिए, जैसे ये उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश के बराबर में दूसरी कंट्री आती है नेपाल, है ना। अब जैसे यहाँ पर ये है वेस्ट बंगाल, अब ये वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश की बाउंड्री को शेयर कर रहा है ना। अब जैसे यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश चाइना की बाउंड्री को टच कर रहा है ना। राजस्थान
जो है ये पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करता है यहाँ से। तो जब एक स्टेट दूसरी कंट्री की बाउंड्री को टच करता है और ऐसी स्टेट जो कि कोस्ट लाइन, जो कि समुंदर के किनारे बसी हुई होती है, ये होती है कोस्ट लाइन, द एरिया विच आर लोकेटेड नियर द सी कोस्ट, मतलब समुंदर के किनारे जो एरिया बसे हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, दीज आर कॉल्ड द इंटरनेशनल बॉडीज। मतलब ऐसे देखिए, देयर आर सम स्टेट हुज बाउंड्री टच ऑन द बाउंड्रीज ऑफ अदर कंट्रीज। एक ऐसे स्टेट जिसकी बाउंड्री जो है अलग स्टेट से टकरा रही है, जैसे उत्तर प्रदेश की नेपाल से है, राजस्थान की पाकिस्तान से भी गुजर रही है, गुजरात की भी पाकिस्तान से लगती है। तो ऐसी स्टेट क्या कहलाती हैं? ऐसी बाउंड्रीज कहलाती है इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मतलब ये जो बाउंड्रीज है ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहलाई कि भाई हमारे जो एक स्टेट है यहाँ से दूसरे देश की बाउंड्री को टच करते हैं, तो हम इसको बोलेंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज। एंड सम स्टेट आर सराउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, सच स्टेट आर कॉल्ड लैंडलॉक स्टेट। मतलब एक ऐसी स्टेट होती है जो मतलब यूनियन टेरिटरी से उनकी बाउंड्री भिड़ी हुई होती है, बिल्कुल बराबर में होती है ना। तो ऐसी हम स्टेट को हम क्या बोलेंगे? ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं लैंडलॉक स्टेट। We may belong to any state and any union territory. We may belong to any religion, caste or speak any language, but we all are Indian. हम किसी भी यूनियन टेरिटरी से हों, हम भारत के किसी भी स्टेट से हों, हम भारत में किसी भी कास्ट, किसी भी बोली से बोलते हो, कोई भी हमारा कल्चर हो, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे पहले हम भारतीय हैं। वी हैव वन नेशनल एंथम एंड वन नेशनल फ्लैग। द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अवर स्ट्रेंथ। जैसा कि हमारा जो भारत का फ्लैग है वो हमारे भारत के फ्लैग में ही एक यूनिटी दिखाई देती है। जैसे कि हमारे भारत के फ्लैग को आप देख सकते हैं, सैफरन कलर स्टैंड फॉर सैक्रिफाइस। जो सैफरन कलर होता है वो किसके लिए होता है? जिन लोगों ने भारत को विदेशियों से आज़ाद कराने के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी दी, ये सैफरन कलर उसके लिए होता है। और जो ये वाइट कलर होता है ये पीस के लिए होता है कि हमारा देश शांति चाहता है। और ये ग्रीन कलर जो होता है ये प्रॉस्पेरिटी के लिए होता है कि आशा की जाती है कि हमारा देश दिन पर दिन प्रॉस्पेरिटी, समृद्धिशाली, मतलब हमारा देश तेजी से तरक्की करे। तो ये तीनों जो एक कलर है हमारे देश के, जो ये यूनिटी को डिस्क्राइब करते हैं। अब मुझे आई होप ये पूरा चैप्टर आपके समझ में आया हो। I hope you like this video. We will upload some more topic of new chapter. Till then, stay safe and goodbye.